सियासतदानों का वो धड़ा जो देश की आबादी को ऋण विहीन, बुद्धि विहीन और धन विहीन बनाने के सपने देख रहा है, वो सबसे पहले मदरसों को आतंक का अड्डा साबित करने पर तुला है। मदरसों को ही निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है? मदरसों के खिलाफ ही दशकों से साजिशें आखिर क्यों हो रही हैं? और मदरसों को ही लेकर क्यों सिस्टम के पेट में ऐंठन होने लगती है? ये सब बताएंगे आज की इस खास बहस में। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। आज देश में मदरसों को लेकर बहस काफी तेज है। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर आधुनिक बनाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मदरसों को लेकर चल रही राजनीति इतिहास के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि मदरसों का इतिहास सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। देश की आजादी के लिए क्रांति और आंदोलन से लेकर जुल्म जब्र के खिलाफ भी जंग की अलख मदरसों ने जलाई थी। किताब, कलम, इल्म और अदम आजादी यानी स्वतंत्रता का संकल्प, जब ये चारों एक साथ खड़े हो जाएं तो सल्तनतें भी हिल जाती हैं। इतिहास गवाह है कि फिरंगी हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले सिर्फ मदरसों से थे। यहाँ तक कि आजादी हासिल करने के लिए जब लंदन से आने वाले तमाम मिशन और अंग्रेज अफसरों में बहस करनी होती थी, लंदन से बहस की महारत वाले अफसरों का दल आता था, तो भारत के दिग्गज बैरिस्टर, वकीलों और नेताओं की जमात भी कदम पीछे खींच लेती थी और तब आगे किया जाता था एक मदरसे वाले को। इतिहास में ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। अपने तर्क और सवालों से फिरंगी हुकूमत और लंदन से आने वाले अफसरान को लाजवाब और हताश करने के बाद हिंदुस्तान की आजादी के दस्तावेज साइन कराए गए थे। कहते हैं कि यूं ही नहीं अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया था। एक तरफ क्रांतिकारियों का कारवां था जो फिरंगी अफसरों से लेकर वायसराय तक की जान लेने को आतुर था, तो दूसरी तरफ वार्ता की मेज पर ऐसे मदरसे वालों की जमात थी जो लंदन से आने वाले हर दल को लाजवाब कर रही थी। तार्किक बहस में उनका कोई सानी नहीं था। शिमला से लेकर मुंबई तक और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हर बैठक की अगुवाई इसी मदरसे वाले ने की थी। तब गांधी, नेहरू जैसे लोग भी शायद 2 कदम पीछे ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी, नेहरू काबिल नहीं थे, लेकिन कोई था जो इन सबसे ज्यादा काबिल और कामयाब था। वो लंदन, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता नहीं था। वो मदरसों से तालीम हासिल करने वाला भारत का क्रांतिकारी नेता था। उस अजीम नेता के बारे में भी बताएंगे और ये भी कि कब और कैसे उन्होंने लंदन के जबड़े से भारत की आजादी छीनी, भारत को आजाद कराया और नए दौर का तरक्की पसंद, सेक्युलर और समाजवादी भारत बनाने की नींव डाली, इसे मजबूत लोकतंत्र के खंभे दिए और इसकी तरक्की का डीएनए भी डिजाइन किया। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उन नेताओं की फहरिस्त जो देश को आजाद कराने में आगे आगे रहे। इतिहास में दर्ज है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के अगुआ और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर रहे। देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे। घर पर इस्लामी तालीम और मदरसों से अरबी फारसी की तालीम ली। आपकी पत्रकारिता का आज तक कोई सानी नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के अगुआ और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर रहे। देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे। घर पर इस्लामी तालीम और मदरसों से अरबी फारसी की तालीम ली। उनकी पत्रकारिता का आज तक कोई सानी नहीं है। अपनी लेखनी से फिरंगी हुकूमत की चूलें हिला देते थे। मौलाना महमूद हसन दारुल उलूम देवबंद के उलेमा थे। मदरसे से ही तालीम हासिल की थी। रेशमी रुमाल तहरीक के बड़े लीडर थे। वही रेशमी रुमाल आंदोलन जिसके आते ही मंद पड़ती आजादी के आंदोलन में ज्वाला धधक उठी थी। इसी आंदोलन के 56,000 उलेमाओं को अंग्रेजों ने दिल्ली से लाहौर तक पेड़ों पर फांसी दी थी। मौलाना हुसैन अहमद मुदनी भी दारुल उलूम देवबंद से थे। अपने संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद की आजादी के आंदोलन में कई बार वे जेल भी गए। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी दारुल उलूम देवबंद से थे और अफगानिस्तान में अस्थायी भारतीय सरकार के प्रमुख नेताओं में शामिल थे।
हसरत मोहानी मदरसे से ही थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, पूर्ण स्वराज की आवाज बुलंद की। अकेले देवबंद मदरसे से ही हजारों ऐसे नाम हैं जिनका कोई सानी नहीं है। मौलाना महमूद हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना अहमद सईद देहलवी, मौलाना किफायतुल्लाह देहलवी, ऐसी तमाम हस्तियां देश पर न्योछावर हो गईं। सबने मदरसों से तालीम हासिल किया था। इन नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन्होंने आज़ादी के आंदोलनों का नेतृत्व किया और जमीयत उलेमा ए हिंद के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी। लखनऊ का फिरंगी महल कैसे भुलाया जा सकेगा, जहां फिरंगी हुकूमत को तोड़ने के लिए तमाम रणनीतियां बनी। लंबे अरसे तक ये मदरसा आंदोलन का मरकज रहा, लेकिन अब सियासत के कुछ घोंघा बसंत टाइप के नेता इन महान क्रांतिकारियों पर सवाल कर रहे हैं, इन मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं जो आंदोलन का केंद्र रहे। उस मदरसा सिस्टम को कोस रहे हैं जिनसे निकले नेताओं ने यूजीसी समेत देश के तमाम एजुकेशन सिस्टम को जन्म दिया। मदरसे की विरासत इतनी विस्तृत है कि इसे बताने में ही महीनों गुजर जाएंगे। मदरसों के माजी यानी पास्ट पर इतनी बातें हो गई हैं, तो जरा इसकी शुरुआत पर भी बात कर लेते हैं। इस्लाम में तालीम को फर्ज करार दिया गया है। कुरान की पहली आयत ही इकरा है जो तालीम को फर्ज करार देती है। ये आयत 610 ईस्वी में नाजिल हुई और पहला मदरसा 614 ईस्वी में दार ए अरकम के नाम से शुरू हुआ। ये अल अरकम इब्न अबी अल अरकम का घर था। यही पैगंबर मोहम्मद शुरुआती मुसलमानों को कुरान, इस्लाम और नैतिक शिक्षा देते थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दर्स से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना या किसी चीज का अध्ययन करना। समय के साथ जैसे जैसे कुरान की आयतें नाजिल होती गईं, तालीम का दायरा भी बढ़ता गया। इस्लामी दौर में रिसर्च का सिलसिला चला तो ये और भी मजबूत होने लगा। दुनिया को माँ के पेट में बच्चे के बनने से लेकर चांद, सितारों और पृथ्वी के अपनी धुरवी पर घूमने तक की जानकारी कुरान नहीं दी, जबकि उसके पहले तक लोग यही सोचते थे कि पृथ्वी सांप के फन पर टिकी है। इतिहास में मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थे। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में मदरसों में दर्शन, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। आज भी दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज मदरसों के ही पहचानी जाती है, लेकिन खास सोच वाले नेताओं को ये पता ही नहीं है। ये न जाने किस दौर में जी रहे हैं। इन्हें अपना तो इतिहास पता ही नहीं है, चले हैं सूरज को दिया दिखाने। भारत में मदरसा शिक्षा की परंपरा सदियों पुरानी है। दिल्ली का मदरसा ए रहमिया हो या लखनऊ का फिरंगी महल, ये संस्थान लंबे समय तक आजादी के आंदोलन के साथ ही ज्ञान और बहस के केंद्र रहे हैं। 1857 की क्रांति के दौरान कई उलेमा और धार्मिक विद्वानों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने में भूमिका निभाई। अब इस सूची से ले लेते हैं पहली शख्सियत, पहला नाम वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों, उनके आयोगों और राजनीतिक मिशनों के साथ कई अहम वार्ताओं और बहसों में मोर्चा लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वार्ताकार, अध्यक्ष या प्रतिनिधि के रूप में इन मोर्चों पर डटे रहे। मौलाना आजाद की उपलब्धियां इतनी विस्तृत उपलब्धियां हैं कि आजादी के इतिहास में कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों को साजिशन सिस्टम ने दबाया। मौलाना आजाद ने 1923 से लेकर 1947 तक दर्जनों मोर्चों पर अंग्रेजों को अपने तर्क और अपनी दलीलों से लाजवाब करके लंदन वापस भेजा। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय नीति बनाई और पेश भी की। उनके पहले ऐसा कोई विजन बना ही नहीं था। मदरसों से ही तालीम हासिल करने वाले मौलाना आजाद ने 1940 में तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव पास किया और अपने अध्यक्षीय भाषण से नेताओं के पस्त मनोज में हौसला जगाया। इसके बाद बारी आई फिरंगी अफसरों की टोली से मोर्चा लेने की, तो वहां भी कलाम ने ही मोर्चा थामा।
1942 में लंदन से भारत आए सर स्टेफन क्रिप्स मिशन से दिल्ली और इलाहाबाद में हुई बैठकों में बहस करके उन्हें लाजवाब भी कर दिया। अंग्रेज हुकूमत की मनमानी के खिलाफ 1942 में बंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद 1945 में लंदन से आए दल के साथ शिमला में लॉर्ड विविल कॉन्फ्रेंस में प्रमुख वार्ताकार के तौर पर भारत को आजाद करने की मांग को बड़ी मजबूती से रखा। 1946 में लंदन से दिल्ली आए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टेफन क्रिप्स एवी एलेक्जेंडर के साथ कैबिनेट मिशन में मोर्चा लिया, उन्हें अपनी बातें मानने पर मजबूर किया, जिसके बाद लाजवाब होकर अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर सोचना पड़ा। 1946 में ही नई दिल्ली में लॉर्ड विविल के साथ अंतरिम सरकार के गठन पर कई दौर की बातचीत की और नए भारत का खाका भी खींचा। मदरसे वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही 1947 में दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन से सत्ता हस्तांतरण पर वार्ता की। तमाम तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें साफ नजर आ रहा है कि ये मदरसे वाला मौलाना बग्गी पर आगे आगे है और देश के दूसरे तमाम नेता बैरिस्टर वगैरह उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। मदरसों की महत्ता को अगर इतना सब कुछ देख और जानकर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मदरसों की रिसर्च और दुनिया को दी गई तरक्की और ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का भी जिक्र करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी इन्हें मदरसों की महत्ता और महानता ना समझ आए तो इसका मतलब यही होगा कि या तो ये समझना ही नहीं चाहते हैं या फिर इनकी खोपड़ियों में दिमाग ही नहीं है, कुछ और ही भरा हुआ है। मदरसों की अहमियत को घटिया मानसिकता और सड़ी हुई सोच वाले तो सदियों में नहीं समझ सकते। बेहतर होगा कि इसकी अहमियत और वैधता को कानून और आईने के नजरिए से भी जांच लें। भारत का संविधान हर नागरिक और हर समुदाय को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये भी है कि सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के मानकों और नियमों का पालन जरूरी है। मदरसों को लेकर देश में दो अलग अलग राय हैं। एक पक्ष कहता है कि मदरसों में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और आधुनिक विषयों को मजबूत किया जाना चाहिए, जो कि पहले से ही मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ना तो उचित व्यवस्था और टीचर दे रही है और ना ही मौजूदा शिक्षकों को सैलरी दे रही है। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है और एक पूरे समुदाय की शिक्षा व्यवस्था को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। आलोचक सवाल उठाते हैं कि अगर शिक्षा में सुधार की बात है तो क्या सभी धार्मिक और पारंपरिक संस्थानों के लिए एक समान नीति नहीं होनी चाहिए? भाजपा के निशाने पर हमेशा सिर्फ मदरसे ही आखिर क्यों रहते हैं? देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों और दूसरे धार्मिक अध्ययन केंद्रों में भी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की शिक्षा दी जाती है। अगर मदरसों को ध्वस्त करना है तो पहले संस्कृत विश्वविद्यालयों और स्कूलों को ध्वस्त कर दो, क्योंकि अगर बुलडोजर ही शिक्षा सुधार का पैमाना तय करेगा तो पहले संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं? आलोचक सवाल उठाते हैं कि अगर शिक्षा में सुधार की बात है तो क्या सभी धार्मिक और पारंपरिक संस्थानों के लिए एक समान नीति नहीं होनी चाहिए? भाजपा के निशाने पर हमेशा सिर्फ मदरसे ही आखिर क्यों रहते हैं? देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों और दूसरे धार्मिक अध्ययन केंद्रों में भी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की शिक्षा दी जाती है। अगर मदरसों को ध्वस्त करना है तो पहले संस्कृत विश्वविद्यालयों और स्कूलों को ध्वस्त कर दो, क्योंकि अगर बुलडोजर ही शिक्षा सुधार का पैमाना तय करेगा तो पहले संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं? सुधार का पैमाना सभी संस्थानों पर समान आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? मदरसा शिक्षा के सामने असली चुनौती है परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की, जिसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और संसाधन देने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने इसे धार्मिक शिक्षा कहकर बंद कर रखा है और अदालत ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर इसी पर मोहर लगा दी है, जैसे धर्म का कोई जिक्र संविधान में है ही नहीं। एनसीईआरटी, सीबीएसई और कई बोर्ड ने काफी हद तक शिक्षा को हिंदू धर्म आधारित और कर्मकांड आधारित बनाने की काफी कोशिश की है। नैतिक शिक्षा को बहुत पहले से ही किताबों से खत्म कर दिया गया है।
सामाजिक वैमनस्य वाले पाठ जबरन गढ़कर शामिल किए गए हैं। महापुरुषों वाले पन्ने किताबों से फाड़कर कचरे में फेंक दिया गया। आदर्श कितना पेश किया जा रहा है वो तो अक्सर शराबी शिक्षकों की करतूत से पता चलता रहता है, लेकिन अदालतों को ये नहीं दिखेगा। मदरसों को गंदी नजर से देखने वालों को और इन पर गंदी जुबान से बयान देने वालों को ये चेतावनी याद रखनी होगी कि इतिहास किसी संस्था का मूल्यांकन केवल उसके वर्तमान से नहीं करता है, उसके माजी यानी उसके इतिहास से करता है। मदरसों का इतिहास बताता है कि यह संस्थान कभी ज्ञान के केंद्र रहे, कभी आजादी के आंदोलन की आग और आवाज बने, तो कभी सामाजिक बहस का दायरा बढ़ाकर जन जन में परतंत्रता से नफरत और स्वतंत्रता से मोहब्बत और इसकी अहमियत समझाए। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें दुनिया वालों को दी हैं, आजादी उनमें सबसे अजीम है। भारत के हिंदुओं उठो, मुसलमानों उठो, मुसलमानों को कुरान पाक की कसम, हिंदुओं को तुलसी शालीग्राम की कसम, ये फिरंगी हमसे हमारी आजादी छीनना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों का ये फर्ज है कि वे अपने धर्म, अपनी इज्जत और अपने मुल्क की रक्षा के लिए एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करें। उठो और इन फिरंगियों को भारत की सरहद से दूर खदेड़ दो। ये आह्वान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। किताबों से निकली रोशनी को पहचान से नहीं, उसके असर से मापा जाना चाहिए, जो इन मदरसे वालों में तो चमक के साथ मौजूद है, लेकिन मदरसों का विरोध करने वालों में कहीं नजर ही नहीं आती। रोशनी तो दूर, इनकी जुबान से भी जहर टपकता नजर आता है, जो अक्सर दुनिया देखती और महसूस करती रहती है। दुनिया वालों, याद रखना, तुम्हारी नजर बदले या ना बदले, नजरिया जरूर दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि नजरिया अगर खराब रहा तो देखने सुनने की सलाहियत ही नहीं, सोचने विचारने की क्षमता भी एक दिन खत्म हो जाएगी और तब तुम इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं बचोगे। यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातेह ए आलम, जिहाद ए जिंदगी में है ये मर्दों की शमशीरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं मानविका मिश्रा और आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।